जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजा रुद्रचंद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमारे टॉपिक छूट गया था जहाँ पर राजा रुद्रचंद के समय हुसैन खान टुकड़ियों का आक्रमण होता है कुमाऊं क्षेत्र के तराई भाबर में। दोस्तों, यहाँ पर ये मान के चलो कि तराई भाबर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हुसैन खान टुकड़िया, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों इस हुसैन खान टुकड़िया का नाम टुकड़िया क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों ये हुसैन खान शासन या सूबेदार रहता है लखनऊ या दिल्ली का। कहाँ का? लखनऊ या दिल्ली का, जहां पर दिल्ली में राजा अकबर का शासन है। अब देखिए दोस्तों, ये हुसैन खान यहाँ पर क्या करता है। एक्चुअल में होता ही है दोस्तों, यहाँ पर ये हुसैन खान किसी हिंदू व्यक्ति को मुसलमान समझकर सलाम कर देता है और जैसे उसे बाद में पता चलता है कि मैंने गलती से एक हिंदू व्यक्ति को सलाम कर दिया है, तो वो क्या करता है, प्रजा में आदेश देता है कि जितने भी हिंदू होंगे सारे अपने कंधे पर एक टुकड़ा रखेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा टुकड़िया। क्या पड़ा? हुसैन खान टुकड़िया। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें हुसैन खान टुकड़िया राजा रुद्रचंद के समय तराई भाबर वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है बार बार। क्यों करता है? वो यहाँ पर दोस्तों मंदिरों को नष्ट करना चाहता है। जो तराई भाबर यानी कुमाऊं वाला क्षेत्र था, वहां पर मंदिरों की संख्या अधिक पाई जाती थी। जो मंदिर बने हुए थे वो सोने चांदी के ईंटों से बने हुए थे, कहा जाता है, इतिहासकारों ने बताया है दोस्तों। तो वो क्या करता है हुसैन खान टुकड़िया, इन मंदिरों को नष्ट करता है। सबसे पहले दोस्तों 1568 ईस्वी में ये आक्रमण करता है तराई भाबर वाले क्षेत्र में और ज्यादा से ज्यादा मंदिरों को नष्ट कर देता है। वहां की मूर्तियों को लूटता है, ईंटों को लूटता है जो सोने चांदी की बनी हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है, यहाँ पर नैनीताल वाले क्षेत्र में, अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में, मान के चलो तराई भाबर के ऊपरी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो रुद्रचंद की प्रजा है उसके सैनिक क्या करते हैं, पहाड़ी से बरसात का मौसम रहता है, पत्थर गिरा देते हैं और यहाँ पर हुसैन खान टुकड़िया के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर ये वापस आ जाता है अपने लखनऊ या दिल्ली में। कहां पर? लखनऊ या दिल्ली में। इसके बाद फिर होता है दोस्तों, ये हुसैन खान टुकड़िया फिर से दोबारा आक्रमण करता है 1575 ईस्वी में। कब? 1575 ईस्वी में। इसके बाद थोड़ा बहुत लूटपाट मचाता है कुमाऊं के तराई भाबर वाले क्षेत्र में, फिर से वापस आ जाता है अपने दिल्ली या लखनऊ में। तो यहाँ पर दोस्तों जब अकबर को पता चलता है इसके बारे में, हुसैन खान टुकड़िया के बारे में, कि ये गढ़वाल की जनता को ज्यादा ही परेशान करता है, तो अकबर इस हुसैन खान टुकड़िया को दिल्ली बुला देता है 1575 ईस्वी के बाद अपने राज दरबार में और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस हुसैन खान टुकड़िया की। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं आज का नया सेशन जो कि है राजा रुद्रचंद। ये राजा काफी प्रतापी राजा है दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे यूके ट्रिपल का एग्जाम हो, यूकेपीएससी हो या अदर एग्जाम्स हो। तो राजा रुद्रचंद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले दोस्तों राजा रुद्रचंद और अकबर, यानी राजा रुद्रचंद और अकबर एक दूसरे के समकालीन हैं। रुद्रचंद का यहाँ पर क्रमांक है 45वां। जो इंपॉर्टेंट राजा हैं दोस्तों, चाहे परमार डायनेस्टी हो चाहे चंद डायनेस्टी हो, आपको उनके क्रमांक याद रखने हैं।
जिन राजाओं ने प्रजा के लिए कुछ किया हो, जिसमें ज्यादा बैटल हुई हो, या जिसका वर्णन ज्यादा इतिहासकारों ने किया हो, उनका क्रमांक जरूरी है याद करना। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि परमार वंश के 55वें राजा कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? वो थे सुदर्शन शाह। तो इस प्रकार क्या पता एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बना दे कि चंद डायनेस्टी के रुद्रचंद का क्रमांक 45वां राजा था ये, इसके पहले 44वां, फिर 43वां राजा भीष्मचंद रहा होगा, उसके बाद कल्याण चंद 44वां, देन उसके बाद 45वां राजा रुद्रचंद, और इसके बाद आएगा लक्ष्मी चंद। इन 4 राजाओं का क्रमांक आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों रुद्रचंद और अकबर, ये एक दूसरे के समकालीन है, यानी इनका टाइम पीरियड थोड़ा बहुत सेम है, आगे पीछे होंगे दोस्तों, लेकिन एक दूसरे के समकालीन है। अब देखते हैं दोस्तों, अब होता यह है कि अभी हमने डिस्कस किया था तराई बाबर वाला क्षेत्र। ये आपका तराई बाबर वाला क्षेत्र है, यूएस नगर, और इसके नीचे जो तराई बाबर वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुसलमान लोग रहते थे, अकबर की बिरादरी के लोग रहते थे, मुसलमान लोग। और ये राजा रुद्रचंद क्या करता है, जब यहाँ पर हुसैन खान टुकड़िया वापस चला जाता है, उसके बाद यहाँ पर आक्रमण करने की सोचता है। पहले तो यहाँ की जनता को परेशान करता है, उसके बाद जब आक्रमण करने का प्लान करता है, तो यहाँ से जैसे अकबर बैठे हैं दिल्ली में, जैसे इनको पता चलता है तो एक सेना अकबर अपनी भेजता है, कहाँ? तराई बाबर वाले क्षेत्र में। और एक सेना आ रही किसकी? राजा रुद्रचंद की, कुमाऊं से, अल्मोड़ा से तराई बाबर वाले क्षेत्र में। अब जैसे ये सेना एक दूसरे के आमने सामने पहुंचती है, तो इसमें दोस्तों अकबर तो नहीं रहता है, यानी जो अकबर ने सेना भेजी है उसमें अकबर नहीं रहता है, कोई और सेनापति रहता है। लेकिन जो रुद्रचंद की सेना है, इसमें राजा रुद्रचंद खुद भी आता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई पावरफुल सेनापति नहीं है। तो जब राजा रुद्रचंद आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरे के सामने ये सेना खड़ी है, और राजा रुद्रचंद क्या कहता है कि हम एक साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, देखते हैं किसमें दम है, सिंगल लड़ेंगे। रुद्रचंद कहता है अगर तुम में दम है तो हमसे सिंगल लड़ो, यानी एक तरफ से मैं लड़ूंगा और दूसरी तरफ से आप चाहे किसी को भेजें। तो यहाँ पर ये मान जाते हैं अकबर की सेना सिंगल युद्ध करने के लिए, और इस सिंगल युद्ध को कहा जाता है एक तरफा युद्ध या इक्फा युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक तरफ से रुद्रचंद है, एक तरफ से मुगलों का कोई एक नेता या सेनापति, और इस युद्ध में दोस्तों राजा रुद्रचंद जीत जाता है, क्योंकि अकबर के सेनापति की लड़ाई हो रही है, और किसके साथ? रुद्रचंद के साथ। एक तरफ तो रुद्रचंद खुद है, दूसरी तरफ अकबर का कोई सेनापति। अगर अकबर होता तो शायद रुद्रचंद नहीं जीतता, लेकिन अकबर का कोई नेता या सेनापति लड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों राजा रुद्रचंद अकबर के उस सेनापति को हरा देता है, और इस समय रुद्रचंद की जीत हो जाती है। तो राजा अकबर खुश हो जाता है राजा रुद्रचंद की वीरता को देखकर, और अकबर इस रुद्रचंद की वीरता से खुश होकर इसे लाहौर बुलाता है। कहाँ बुलाता है? लाहौर बुलाता है। और 1588 ईस्वी में ये राजा रुद्रचंद लाहौर जाता है, और वहां पर राजा अकबर से इसकी भेंट होती है, मुलाकात होती है। किसकी? राजा रुद्रचंद की। साथ ही साथ इस राजा अकबर के लिए ये कई सारे गिफ्ट या तोहफे लेकर जाता है, जैसे कस्तूरी हो गया, तिब्बती याक या घोड़े कह सकते हैं। इस बात का वर्णन दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है, इंपॉर्टेंट कहानी है, इस बात का वर्णन किया है बदायूनी, जो कि एक लेखाकार मान सकते हैं, इतिहासकार मान सकते हैं। इन्होंने ये सारी कहानी का वर्णन किया है कि इक्फा युद्ध हुआ था रुद्रचंद एवं अकबर के बीच, जिसमें रुद्रचंद जीत गया था। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि पहले तो समकालीन कौन है राजा रुद्रचंद के? अकबर। उसके बाद दोस्तों
राजा रुद्रचंद एवं अकबर की भेंट कब हुई और कहां पर हुई? कहां पर हुई? लाहौर में हुई, 1588 ईस्वी में हुई है। और इस कहानी का वर्णन किसने किया है? बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने इस कहानी का वर्णन किया है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट। पहला टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और देख लेना दोस्तों, इस जो ये लिखा हुआ है ये नोट अच्छे से कॉपी करना और दोस्तों सेम सेम मत लिखना, क्योंकि मुझे तो याद है इसलिए मैंने अपने अनुसार लिखे हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसलिए जो जो कहानी मैं आपको बताते जा रहा हूं वो आपको यहाँ पर नोट करनी है अपनी नोटबुक में। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नागौर की लड़ाई। अब राजा अकबर और रुद्रचंद का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो गया, यानी एक दूसरे से अच्छाई प्रस्तुत हो रही है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों अब क्या होता है। नागौर की लड़ाई होती है अकबर और किसी और राजा के बीच। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, अकबर कहता है कि रुद्रचंद को कि तुम मेरा साथ दो नागौर की लड़ाई में, और राजा रुद्रचंद अकबर का साथ देता है नागौर की लड़ाई में। और इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और रुद्रचंद ने अकबर का साथ तो दिया ही दिया है। अब होता है दोस्तों, ये अकबर रुद्रचंद व उसकी सेना की वीरता को देखते हुए अकबर ने उसे 84 माल यानी तराई भाबर का क्षेत्र की जागीर दे दी। यहां से प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसलिए इसे 9 लखिया माल भी कहा जाता है। रुद्रचंद एवं उसकी सेना की वीरता को देखते हुए किस युद्ध में? नागौर की लड़ाई में अकबर ने राजा रुद्रचंद को 84 माल, कह सकते हैं तराई भाबर का क्षेत्र की जागीर दे दी, यानी तराई भाबर का क्षेत्र दे दिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था दोस्तों, उस समय काफी आय प्राप्त होती थी इससे। यहां से लिखा भी गया है कि 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती है, इसलिए इसे 9 लखिया माल के नाम से भी जाना जाता। तो दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजा रुद्रचंद ने अकबर का साथ किस युद्ध में दिया? नागौर की लड़ाई में। किस युद्ध में राजा अकबर ने रुद्रचंद को तराई भाबर का क्षेत्र दिया था? नागौर की लड़ाई में। 84 माल को किस नाम से जाना जाता है? तराई भाबर के नाम से जाना जाता है। यहां से 9 लाख की आय होती है प्रति वर्ष, और 9 लखिया माल भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, राजा अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, उनमें से एक बीरबल भी था। अब देखते हैं बीरबल और उसकी फैमिली से इस राजा रुद्रचंद का अच्छा संबंध था, यानी अच्छा व्यवहार था राजा रुद्रचंद का बीरबल एवं उसकी फैमिली से। तो राजा रुद्रचंद क्या करता है, इस बीरबल को अपना पुरोहित या पंडित बना देता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजा रुद्रचंद ने किसको अपना पुरोहित बनाया? तो किसको बनाया था? यहाँ पर बनाया था उसने बीरबल को, जो कि 9 रत्नों में से एक है अकबर के राज दरबार में। अब देखिए दोस्तों, अब आ गया दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रुद्रचंद की सीरा विजय। अब दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि जो सीरा और सोर है कहाँ के हैं दोस्तों? पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर जो सोर का क्षेत्र था, राजा कल्याण की जब शादी हुई थी तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि अपने पति हरिमल को कहो, अपने भाई हरिमल को कहो कि सीरा का क्षेत्र दान में दे दो। लेकिन उस समय नेपाल यानी डोटी के राजा हरिमल ने सीरा क्षेत्र दान में नहीं दिया था, बल्कि सोर दिया था। यानी सोर पर तो चंद डायनेस्टी का रूल हो रहा है। और उस समय से जो राजा कल्याणचंद है उसका एक सपना रह जाता है कि सीरा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेना है। तो अब दोस्तों होता ही है, जो कल्याणचंद की मृत्यु हो गई है, उसके बाद जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ यानी रुद्रचंद की माँ,
वो कहती अपने पुत्र रुद्रचंद को कि तुम्हें अपने पिता का सपना पूरा करना। सपना क्या है कि सीरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना। तो रुद्रचंद अपने पिता का सपना पूरा करता तो है, लेकिन उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ती। तो देखिए दोस्तों, कल्याण चंद की वाइफ यानी रुद्रचंद की माँ रुद्रचंद को बताती है कहानी कि आपको सीरा का क्षेत्र जीतना है। तो राजा रुद्रचंद अब आक्रमण करेगा सीरा पर। किस पर करेगा दोस्तों? सीरा पर आक्रमण करेगा राजा रुद्रचंद। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है इसमें एक इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों, छोटी सी कहानी कि ये बैठे हैं अल्मोड़ा में यानी कुमाऊं में आपके रुद्रचंद, और डोटी यहां पर है नेपाल, हरिमल का शासन। और इधर पिथौरागढ़ मान के चलो दोस्तों, पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में यहां पर आपका सीरा एंड सोर तो अधिकार क्षेत्र में है चंद डायनेस्टी के, लेकिन जो सीरा वाला क्षेत्र है, सीरा में अभी भी डोटी का राजा हरिमल शासन कर रहा है। अब होता ही है दोस्तों, यहाँ पर जब रुद्रचंद आक्रमण करता है सीरा पर, तो पहले ही हार जाता है। पहली बार में ही हार जाता है सीरा पर आक्रमण करने में। उसके बाद दोस्तों, जो इसके प्रजामय मंत्री हैं उसको सलाह देते हैं, किसको? राजा रुद्रचंद को, कि तुम नहीं जीत पाओगे अकेले। किससे? डोटी के राजा हरिमल से। तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? जो सरयू और रामगंगा नदी के बीच में गंगोली वाला क्षेत्र है, वहां से पुरुष पंत, पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत को बुलाना पड़ेगा। अब राजा रुद्रचंद पहला युद्ध तो हार गया भाई, किससे? सीरा राज्य पर आक्रमण करने में। नहीं जीत पाया, नहीं सफल हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कोई पावरफुल सेनापति नहीं था, अपने आप ही खुद लड़ने जा रहा था। अब देखिए दोस्तों, ये जाता है गंगोली हाट या गंगोली से पुरुषोत्तम पंत को बुलाने। तो दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया गंगोली घाट में या गंगोली हाट में राजा रुद्रचंद का मंत्री। पहले तो पुरुष पंत मना कर देता है यहाँ आने की, क्योंकि पुरुष पंत एक सेनापति था मणकोट राजाओं का। जो मणकोट वन था दोस्तों, कहां पर? गंगोली हाट वाले क्षेत्र में, जहां का मणकोट वंश का संस्थापक हम डिस्कस कर चुके। कौन रहता है दोस्तों? करमचंद इसका संस्थापक रहता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। अब ये पुरुष पंत मना कर देता है साफ साफ कि मैं नहीं आऊंगा चंद डायनेस्टी में, और मैं आपका सेनापति नहीं बनना चाहता। तो यार जब इसको पता चलता है रुद्रचंद को, तो ये गुस्सा हो जाता है इस किस पे? यहाँ पर पुरुष पंत के ऊपर। कहता है कि अब तुम नहीं आ रहे हो तो तुम्हें 1 लाख टैक्स भी लेके आना पड़ेगा, और साथ साथ तुम्हें खुद भी आना पड़ेगा। नहीं तो धमकी देता है कि तुम अपना खुद देख लो, तुम्हारी जान हमारे हाथ में। तो रुद्रचंद इसको 1 लाख रुपए मंगाता है और खुद आने के लिए बोलता है। तो अब पुरुष पंत आ जाता है कहां पर? कुमाऊं में, यानी चंद डायनेस्टी में। तो ये पुरुष पंत कहता है कि पैसे तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि पैसे तो आपने पिछले युद्ध में लूट लिए थे, लेकिन मेरे पास अपना शरीर है, मैं इससे कुछ भी कर सकता। तो राजा रुद्रचंद क्या कहता है कि तुम पैसे मत दो, कुछ मत करो, तुम सिर्फ मुझे सीरा का क्षेत्र और बधानगढ़ का क्षेत्र जीत कर दिखाओ, यानी जीत कर मेरे अधिकार क्षेत्र में लेकर आओ। तो अब यहाँ पर पुरुष पंत आ गया है राजा रुद्रचंद के साथ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर युद्ध होगा सीरा कोट का युद्ध 1580 या 81 में। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों? एक साइड है रुद्रचंद और पुरुष पंत, ये दोनों इस समय साथ साथ युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरे साइड है रैका राजा हरिमल, जो कि सीरा और डोटी दोनों पर शासन कर रहा है। एक साइड तो ये है, दूसरी साइड ये है। अब देखिए दोस्तों, 3 बार आक्रमण हो चुका है इस समय, और तीनों बार रुद्रचंद एवं पुरुषपंत हार चुके हैं। दोनों साथ साथ युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी हार रहे हैं 3 बार। अब जब 3 बार हार जाते हैं, तो ये पुरुषपंत चला जाता है कहीं और एक बुढ़िया के घर में। एक छोटी सी कहानी दोस्तों,
ये कहानी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में भी देखने को मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। अब बताता हूं मैं आपको, सुनिए ध्यान से। एक बुढ़िया के घर चला जाता है यहाँ पर कौन, ये पुरुषपंत, और वो बुढ़िया इस पुरुषपंत को केले के पत्ते में खीर देती है। एक केले के पत्ते में खीर देती है ये बुढ़िया इस पुरुषपंत को। ये पुरुषपंत क्या करता है, बीच से खाना स्टार्ट कर देता है। और तब तक ये बुढ़िया कहती है कि सेम इसी प्रकार यही गलती एक पुरुषपंत ने भी की है। बुढ़िया कहती है, बुढ़िया ये नहीं जानती कि वो पुरुषपंत है, वो व्यक्ति पुरुषपंत है, लेकिन बुढ़िया उस पुरुषपंत को कह रही है कि यही गलती पुरुषपंत भी या पुरखुपंत भी कर रहा है, जो कि आजकल सीराकूट युद्ध में बार बार आक्रमण कर रहा है सीरा क्षेत्र में। तो अब यहाँ पर इसको पता चल जाता है, किसको, पुरुषपंत को। और पुरुषपंत उस बुढ़िया से कहता है कि क्या करना चाहिए, कहां से खाना खाना चाहिए, कहां से खीर खानी चाहिए। तो बुढ़िया कहती है कि खीर बीच से नहीं, साइड साइड से खाओ। कहां से, साइड साइड से, यानी एक साइड से खाना पानी बंद कर दो, दूसरी तरफ से आक्रमण कर दो। अब क्या करेगा यहाँ पर पुरुषपंत, एक तरफ से यहां से खाना, जहां से इस हरिमल के सैनिकों का खाना और पानी आता था, वहां क्या करेगा, उनका खाना बंद करवा देगा, दूसरी तरफ से आक्रमण करेगा। तो अब इस बार हार जाता है हरिमल, और हरिमल सिरा को छोड़कर चला जाता है डोटी यानी नेपाल। तो चौथी बार जब आक्रमण किया पुरुषपंत और रुद्रचंद की सेना ने, तब जाकर सिरा का क्षेत्र इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सिराकोट युद्ध से। पहले तो डेट का इश्यू है दोस्तों। वैसे तो एग्जामिनर कभी पूछेगा नहीं कि सिराकोट का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेटें दिए हैं, अलग अलग मत बताए हुए हैं। तो ये मान के चलो 1580 या 81। कौन कौन साथ में लड़ रहे हैं, रुद्रचंद, पुरुषपंत, और किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, हरिमल, जिसके पास अभी सीरा डोटी का शासन है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा टॉपिक है दोस्तों, बधानगढ़ का युद्ध। कौन सा, बधानगढ़ का युद्ध 1581 या 1590-91। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। दोस्तों ये युद्ध हम परमार डायनेस्टी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर डिटेल से पढ़ चुके हैं हम बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम के क्षेत्र में जो युद्ध होता। तो आपको साथ साथ परमार डायनेस्टी के लेक्चर भी देखने हैं, क्योंकि वहां पर हमने ये पूरी कहानी डिटेल से पढ़ी है। यहाँ पे सिर्फ हम हल्का हल्का डिस्कस करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं में राजा हैं रुद्रचंद और सेनापति पुरुषपंत, ठीक है। गढ़वाल में बलभद्र शाह, कत्यूरी राजा है सुकालदेव, और अभी ये बागेश्वर में। अब दोस्तों बधानगढ़ का युद्ध कहां पर होता है, यह है चमोली एवं बागेश्वर सीमा। ग्वालदम के पास चमोली एवं बागेश्वर सीमा, यानी गढ़वाल एवं कुमाऊं की सीमा पर बधानगढ़ पड़ता है, ग्वालदम के पास। वहां पर अब युद्ध होता है रुद्रचंद एवं बलभद्र शाह के बीच। यहाँ पर बलभद्र शाह का साथ देता है एक कत्यूरी राजा सुकालदेव। कौन, कत्यूरी राजा सुकालदेव। और इस युद्ध में दोस्तों रुद्रचंद के सेनापति पुरुषपंत की मृत्यु हो जाती है। रुद्रचंद के सेनापति पुरुषपंत की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद राजा रुद्रचंद इस सुकालदेव पर अटैक करता है। सुकालदेव एवं रुद्रचंद के बीच आक्रमण होता है, और इस युद्ध को जाना जाता है बैजनाथ युद्ध के नाम से। और इस युद्ध में सुकालदेव की मृत्यु हो जाती, क्योंकि रुद्रचंद कहता है कि अच्छा बेटा, तूने ग्वालदम के या बधानगढ़ के युद्ध में साथ दिया है, किसका, बलभद्र शाह का। तो अब सुकालदेव को मार देता है रुद्रचंद। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परमार डायनेस्टी में।
अब देखते हैं दोस्तों इसमें अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं मैंने यहाँ पर रुद्रचंद के बारे में, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या है दोस्तों, रुद्रचंद ने संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया और अपने राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए कश्मीर एवं काशी भेजा और अल्मोड़ा में भी संस्कृत शिक्षा व्यवस्था की, यानी संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की अल्मोड़ा में। देखिए दोस्तों, राजा रुद्रचंद ने संस्कृत भाषा का काफी प्रचार प्रसार किया और अपने राज दरबार के या अपनी प्रजा को उसने कहां भेजा, यहां पर काशी एवं कश्मीर भेजा संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। साथ ही साथ उसने कई संस्थान बनाए अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर बसाया। ये तो सिंपल है दोस्तों, रुद्र के नाम से ये रुद्रपुर नगर बसा है, जैसे कर्णावती के नाम से करणपुर बना है, कीर्तिनगर कीर्तिपुर कीर्तिचंद के नाम पर बना हुआ। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है किसने कौन सा शहर बनाया या बसाया है। अब देखिए, रुद्रचंद ने मल्ला महल किला बनवाया। ये वाला पॉइंट दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, वहां पर बताया था कि कल्याण चंद ने बनाया। अब दोस्तों यहाँ पर एटकिंसन जी हो गए, चाहे और इतिहासकार हो गए, उन्होंने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि रुद्रचंद ने बनाया, किसी ने कहा कल्याण चंद ने बनाया। तो क्या यहाँ पर कंफ्यूजन है दोस्तों? पहले तो एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो या तो ऑप्शन में रुद्रचंद आएगा या तो कल्याण चंद आएगा। दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जामिनर नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो वो क्वेश्चन वहां पर डिलीट हो जाएगा और सबको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, रुद्रचंद या कल्याण चंद महल, मल्ला महल का किला। अब बात करते हैं दोस्तों रुद्रचंद द्वारा रचित पुस्तकें, यानी रुद्रचंद ने अपने टाइम पीरियड में, अपने शासन काल में कौन कौन से पुस्तकें लिखी हैं या रचित की हैं। तो कौन कौन सी? त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सेन शास्त्र और उषा रुद्रगोदा। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सेन शास्त्र, उषा रुद्रगोद्या, जो कि तीनों संस्कृत भाषा में लिखी है राजा रुद्रचंद ने। दो और पुस्तकें हैं इसकी, सैनिक शास्त्र एवं ययाति चरितम। सैनिक शास्त्र एवं ययाति चरितम राजा रुद्रचंद की कीर्तियां हैं, इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पांचों पुस्तकें। अब देखिए दोस्तों, नोट में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों के नीचे भी वर्ग बनाए। पहले तो बात करते हैं चौथानी ब्राह्मण। तो राजा सोमचंद ने नियुक्त किया था किसको? चौथानी ब्राह्मणों को। जिस प्रकार परमार वंश में 37वें राजा अजयपाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, उसी प्रकार सोमचंद ने भी यहाँ पर चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की है। उसके बाद यहाँ पर राजा रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों के नीचे भी वर्ग बनाए, जिनमें से पंचवीड़ीय तिथानी ब्राह्मण, हलिये, पितलीय, इनको भी जाना जाता है पितलीय के नाम से। तो ध्यान रखना दोस्तों कि पंचवीड़ीय तिथानी ब्राह्मण। अब देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। रुद्रचंद के समय गुरु, पुरोहित, वैद्य, राजकुली, पौराणिक, सईस, पहरी, वाजदार, लखरिया, टमटा, जो ताम्रपत्रों का वर्णन करते थे उन्हें कहा जाता है टमटा, आदि पद निर्धारित किए। तो राजा रुद्रचंद के समय ये सारे पद निर्धारित हुए हैं दोस्तों। इनका कहीं कहीं पर इनका मीनिंग भी नहीं मिलता दोस्तों, ना मुझे पता है इनका मीनिंग, क्योंकि किसी इतिहासकार ने इसका अर्थ बताया नहीं है दोस्तों। सईस क्या है, पहरी क्या है, वाजदार क्या है, इनका कोई अर्थ ही नहीं मिला दोस्तों, तो मैं कैसे आपको बता दूं। तो सिर्फ ध्यान रखना कि ये अलग अलग पद निर्धारित किए थे राजा रुद्रचंद ने अपने टाइम पीरियड में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, कौन सा? रुद्रचंद ने ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया। बन सकता है क्वेश्चन कि ओली ब्राह्मणों का वर्ग किसने बनाया? रुद्रचंद ने। क्यों बनाया? जब ओले पड़ते थे। पहले के समय दोस्तों काफी वर्षा होती थी, काफी ओले पड़ते थे। अब तो पोल्यूशन की वजह से उतनी बारिश भी नहीं हो रही,
तो इस समय दोस्तों राजा रुद्रचंद के समय काफी सारे ओले पड़ते थे। तो क्या किया रुद्रचंद ने, ओलों से सतर्क करने के लिए इसने एक ओली ब्राह्मणों का ग्रुप बनाया, ताकि वो जब भी ओले पड़े तो थाली बजाएं और फिर प्रजा को पता चल जाएगा कि ओले पड़ गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नंबर नेक्स्ट, आईने अकबरी में जो आत्मकथा है किसकी, अकबर की, कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबा के अंतर्गत दर्शाएगा। यानी आईने अकबरी में जो आपका कुमाऊं सरकार थी वो दिल्ली अधिकार क्षेत्र में मानी जाती थी। किसके अधिकार क्षेत्र में, दिल्ली अधिकार क्षेत्र में